गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम स्टार्ट करते हैं मास्टर केडर 6060। इसके हम केमिस्ट्री सेक्शन सॉल्व करेंगे। इसका मास्टर केडर 4161 का केमिस्ट्री सेक्शन सॉल्व कर दिया था, वो कंप्लीट हो चुका है। उसकी 4 वीडियोस अपलोड कर दी थी मैंने, वो आप देख सकते हो चैनल पे विजिट करके। आज अब हम स्टार्ट करते हैं मास्टर केडर 6060 का केमिस्ट्री सेक्शन। इस भी मैं पार्ट्स में ही डालूंगी क्योंकि ऐसे तो ज़्यादा लंबी हो जाती है। तो स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या पूछा हुआ है? When excess of electrolyte is added to a colloid it is। तो जब excess of electrolyte ऐड होती है, तो ये क्वेश्चन आपका आया था कोलाइडल चैप्टर से। तो जब excess of electrolyte ऐड की जाती है तो उसके उसमें कोगुलेशन हो जाती है कोलाइडल मिक्सचर में। तो इसलिए इसका एक ही आंसर था, वो था कोगुलेट्स। कोगुलेशन हो जाती है तो कोगुलेट्स बनते हैं। सेकंड पार्ट में क्या पूछा गया है? इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ ऑक्सैलिक एसिड on an activated charcoal, the activated charcoal is called। तो activated charcoal तो adsorbent की तरह एक्ट करती है, ठीक है। इसमें इसको यूज किया जाता है एज adsorbent। तो इसका आंसर सी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज ऑफ 3 मेटेलिक कैटायंस। तो ये जब हमने मास्टर केडर सॉल्व किया है 4161, उसमें भी उसने क्वेश्चन डाला हुआ है, सिमिलर क्वेश्चन डाला है, बस उसने वैल्यूज चेंज करी है, रिड्यूसिंग पावर पूछी हुई है। तो वहां भी मैंने आपको समझाया था क्या होता है कि जो मेटल है, कोई भी मेटल है हमारा, अगर उसका रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है हमारे पास नेगेटिव, अगर जितना ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव होगा, इट मीन उसकी ऑक्सीडेशन भी उतनी इजीली हो सकती है। तो जितनी जल्दी ऑक्सीडेशन होगी उसकी खुद की, इट मीन वो बेटर रिड्यूसिंग एजेंट की तरह एक्ट करेगा। तो रिड्यूसिंग पावर में हमने रिड्यूसिंग एजेंट ही बताना है। तो जो जितना ज्यादा खुद की जिसकी ऑक्सीडेशन होगी, ऑब्वियस वो दूसरे की उतनी ज्यादा रिडक्शन करेगा। तो बेटर रिड्यूसिंग एजेंट होगा। रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है? जो दूसरे की रिडक्शन करता है, खुद की ऑक्सीडेशन करता है। तो जिस भी मेटल का रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा नेगेटिव होगा, उसकी रिड्यूसिंग पावर भी सबसे ज्यादा होगी। तो इसमें हमें तीन दे रखे थे, एक्स वाई जेड। इसकी दे रखी थी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू 0.52 वोल्ट, इसकी दे रखी थी -3.03, एंड जेड की दे रखी थी मेटल की -1.16 वोल्ट। तो नेगेटिव में सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी है? वाई की। तो इट मीन वाई की रिडक्शन पावर क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट है, ये बेटर रिड्यूसिंग एजेंट होगा इन तीनों में से। तो इसकी रिड्यूसिंग पावर भी सबसे ज्यादा है। एंड देन क्या है नेगेटिव वैल्यू? जेड की। तो इसके बाद ये कम अपनी ऑक्सीडेशन करनी पसंद करता है। तो वाइज के कंपैरिजन जेड की रिड्यूसिंग पावर कम होगी। और एक्स क्या है? अपनी खुद की रिडक्शन करनी पसंद करता है और इसका क्या है? बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ये। तो इन तीनों में से सबसे कम वैल्यू होगी एक्स की। ओके, तो चार ऑप्शंस दे रखे थे, सबसे ज्यादा वाई, देन जेड, देन एक्स। तो ए था इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन था ग्लोबल वार्मिंग इज ड्यू टू इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ। ये तो सबको पता ही है कि ग्लोबल वार्मिंग किसकी वजह से इंक्रीज होती है ज्यादा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस है जो, उसके कारण। सो इसका आंसर तो बी था। सॉइल इरोजन इज कॉज्ड बाय वाटर इंटेंसिव फार्मिंग, ऑल ऑफ द थ्री अबव डिफॉरेस्टेशन। तो इसका सबसे ज्यादा जो करेक्ट आंसर है इसका, वो डिफॉरेस्टेशन है। ओके, क्योंकि डिफॉरेस्टेशन ज्यादा हो रही है, उसकी वजह से सॉइल इरोजन होता है। नेक्स्ट एक्टिवेशन ऑफ न्यूक्लियस इज बेस्ट डन बाय। तो क्या होता है कि एक्टिवेशन अगर करवानी है न्यूक्लियस की, तो न्यूक्लियस को एक्टिव करवाने के लिए न्यूट्रॉन बीम दी जाती है, न्यूट्रॉन्स की बीम दी जाती है, न्यूट्रॉन रेडिएशन। तो उसकी वजह से जो वो कैप्चर करता है, कोई भी एटॉमिक न्यूक्लियाई है वो न्यूट्रॉन बीम कैप्चर कर लेता है और हैवी हो जाता है। उसके बाद वो क्या होता है? ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाता है। तो इसलिए अगर किसी भी न्यूक्लियस को एक्टिव करना है, तो उस वो न्यूट्रॉन कैप्चर करेगा, तो फिर न्यूट्रॉन बीम देनी पड़ती है। तो इसका करेक्ट आंसर था सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर बीर लैम्बर्ट लॉ इन एनालिटिकल केमिस्ट्री द बेस्ट कंसंट्रेशन इज टू बी यूज्ड इज। तो एनालिटिकल केमिस्ट्री में जो बीर लैम्बर्ट लॉ है, वो क्या करता है कि उसमें जो अब्जॉर्बेंस एंड कंसंट्रेशन है, जो
अब्जॉर्बेंस एंड कंसंट्रेशन के वर्सेस जो ग्राफ होता है वो क्या होता है, रीजन से पास करता है और लीनियर होता है हमारे पास। बट जैसे ही ये कंसंट्रेशन लो पे रहता है ऐसे, बट अगर कंसंट्रेशन हाई हो जाएगी, अगर कंसंट्रेशन इंक्रीज कर दी जाए तो इसमें क्या लिनियरिटी में डेविएशंस आने लगती हैं। सो इसलिए इसकी जो बेस्ट रेंज है वो क्या है, 10⁻³ मोलर टू 10⁻⁻5 मोलर। ओके, सो जो परफेक्ट रेंज है वो है 10⁻³ मोलर। ओके, तो बाकियों में तो कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है। ओके, तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा, जो बेस्ट बी लैम्बर्ट लॉ है उसमें जो हमें रिजल्ट मिलेगा वो डिल्यूशन पे मिलता है, लो कंसंट्रेशन पे, दैट इज 10⁻³ मोलर। नेक्स्ट, ऑक्सीजन इज मोर स्ट्रांगली बॉन्डेड टू। तो मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं कि इसका आंसर हीमोग्लोबिन टिक करके आते हैं, बट एक्चुअल में नहीं है। ऑक्सीजन जो स्ट्रांगली बॉन्ड होता है उसका आंसर है मायोग्लोबिन। मायोग्लोबिन स्ट्रांगली बाइंड करके रखती है ऑक्सीजन को, बिकॉज क्या है कि मायोग्लोबिन क्या करती है, स्टोर करती है ऑक्सीजन को इन मसल्स। ओके, तो मसल्स में स्टोर करती है, तो ऑक्सीजन को की बेटर पकड़ है जो, वो मायोग्लोबिन शो करती है, क्योंकि हीमोग्लोबिन क्या करता है, वो तो लंग्स से सेल्स तक, टिश्यूज तक लेके जाता है ऑक्सीजन लंग्स से। तो ये एक हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को कैरी करता है और मायोग्लोबिन तक लेके जाता है, और मायोग्लोबिन वो मसल्स के लिए स्टोर करती है ऑक्सीजन। सो ज्यादा जो पकड़ है वो स्ट्रॉन्ग बाइंडिंग शो होती है मायोग्लोबिन के द्वारा ऑक्सीजन के लिए। तो इसका बी करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सीएफएस एनर्जी ऑफ कॉम्प्लेक्स दिस। इस कॉम्प्लेक्स की सीएफएस एनर्जी निकालनी थी, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। तो क्या होता है, देखो मैं हमारे पास कॉम्प्लेक्स क्या दे रखा है इसने, K4Fe तो इसका अगर ये क्या होगा इसके ऊपर, 4 नेगेटिव चार्ज, और आयरन की इसमें ऑक्सीडेशन क्या स्टेट होगी, +2। तो आयरन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो होती है 4s2 3d6, और +2 स्टेट में इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहेगी d6। और हमारे पास जो साइनाइड है वो क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। तो अगर हमारे पास लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड होता है तो हमारे पास लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनता है। ओके, अब क्या करना है कि इसकी क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी निकाल के बतानी है कितनी है। तो हमारे पास ये कॉम्प्लेक्स कौन सा है, ऑक्टाहेड्रल, लो स्पिन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, क्योंकि स्ट्रॉन्ग फील्ड कॉम्प्लेक्स था साइनाइड, तो इसमें लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनता है, और कॉम्प्लेक्स क्या था हमारा, ऑक्टाहेड्रल। तो स्प्लिटिंग होगी इसमें ऑक्टाहेड्रल। तो नीचे क्या होते हैं, T2G ऑर्बिटल, ऊपर क्या होता है, EG। क्लियर। अब उसमें बैरी सेंटर रूल के हिसाब से टोटल जो एनर्जी होती है वो क्या होती है, 10 d क्यू। लोअर पोर्शन 4 d क्यू डिवोट करता है, अपर वाला 6 d क्यू। तो देखो इसमें फिलिंग करो, ये लो स्पिन कम्प्लेक्स है तो टोटल D6 है, इलेक्ट्रॉन्स तो 6 के 6 इसमें नीचे T2G में फिल हो जाएंगे। तो 6 इलेक्ट्रॉन्स है, और नीचे वाले कितना कंट्रीब्यूशन देता है, बैरी सेंटर रूल के हिसाब से जो लोअर ऑर्बिटल्स है वहां पर कितनी कंट्रीब्यूशन होती है, 4 d क्यू की। ठीक है, CFSE में तो टोटल कितना आंसर आ गया, 24 d क्यू। तो इसका करेक्ट आंसर था बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ यू इन दिस। तो ये क्या है, हमारे पास जो इसका सेंट्रल एटम दे रखा है वो है एफ ब्लॉक सीरीज से, एफ ब्लॉक से दे रखा है। तो एफ ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं, जो एटम्स हैं वो क्या है, हायर कोऑर्डिनेशन नंबर के कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं। हाई कोऑर्डिनेशन नंबर के कॉम्प्लेक्स बन सकता है, लार्ज मतलब इसमें ज्यादा हो सकते हैं सब्स्टिट्यूएंट्स। तो इसमें क्या है, हमने कोऑर्डिनेशन नंबर बताना है। तो इसके साथ जब एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं उनके साथ जब कोई सब्स्टिट्यूएंट लगता है, अगर वो क्या है, नेचर में एम्बीडेंट लिगेंड है, एम्बीडेंट लिगेंड है अगर कोई लगने वाला, इट मीन वहां उसके अंदर एक से ज्यादा एटम्स बॉन्डिंग कर सकते हैं। जैसे नाइट्रो ग्रुप में O से भी बॉन्डिंग हो सकती है एंड N से बॉन्डिंग हो सकती है। ओके, सिमिलर इसमें क्या ग्रुप दिया हुआ, एसीटेट CH3COO नेगेटिव। तो ये क्या करता है, इसमें क्या है, यहाँ पर
डीलोकलाइजेशन होती रहती है तो नेगेटिव चार्ज यहाँ पर घूमता रहता है। ओके, तो इसमें ये दोनों ऑक्सीजन बॉन्डिंग में जा सकते हैं। तो इसलिए ये वाला जो ग्रुप है ये भी यहाँ पर क्या एक्ट करता है, एज ये वाला सब्सटीट्यूएंट एम्बिडेंट लिगेंड की तरह एक्ट करता है, बिकॉज इसमें सेंट्रल एटम क्या है, एफ ब्लॉक एलिमेंट से है, एफ ब्लॉक सीरीज से है, और एफ ब्लॉक जो एलिमेंट्स होते हैं वो हायर कोऑर्डिनेशन नंबर के कॉम्प्लेक्स बना देते हैं। तो इसके केस में अगर देखोगे तो निकाल के देखो, अगर इसकी स्ट्रक्चर बना के देखें हम, अगर सेंट्रल एटम यू है, ये है जो हमारे पास एसीटेट, ऐसे बॉन्डिंग देगा इधर से भी एंड इधर से भी। तो एक ऑक्सीजन वाला, एक एसीटेट ग्रुप इधर लग गया, एक ये वाला हो गया, एक ये वाला हो गया। ओके, तो ये तो बाइंडिंग इधर से हो गई ना, ऑक्टाहेड ऑक्टाहेड्रल वे में। तो अगर बाकी के देखो ऑक्सीजन है तो भी ऑक्सीजन लगनी पेंडिंग है, तो वो भी डबल बॉन्ड में जाएगी इसके साथ। तो अगर देखोगे टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो टोटल कितना है इसका कोऑर्डिनेशन नंबर आएगा यू का, इसमें 8। तो करेक्ट आंसर था सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पूछा क्या हुआ इसमें कि कोबाल्ट 3 पॉजिटिव वाज reacted with excess fluoride ions, it is expected to form stable। तो कोबाल्ट को 3 पॉजिटिव स्टेट में है, उसको एक्सेस फ्लोराइड आयन से रिएक्ट करवाया जाता है, तो देखना है कि कौन सा कॉम्प्लेक्स स्टेबल बन सकता है। तो देखो इसमें तो कोबाल्ट का कोऑर्डिनेशन नंबर 8 बता रखा है, और कोबाल्ट खुद किस स्टेज में है, कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट है उसकी, +3। तो इतना हायर कोऑर्डिनेशन नंबर का कॉम्प्लेक्स कोबाल्ट नहीं बना सकता। अगर यहाँ पर एफ ब्लॉक का एलिमेंट होता तो हम मान सकते थे, जैसे कि इसमें। तो सी आंसर तो इसका हो नहीं सकता, बाकी देखते हैं, ठीक है। तो अब कोई स्टेबिलिटी देखनी है तो हमें जो कॉम्प्लेक्स बना है उसकी सी एफ एस एनर्जी निकाल के देखनी होगी। तो अब देखो इसमें मैक्सिमम जो एक्सेस डालना है, एक्सेस के में सबसे ज्यादा ऑक्टाहेड्रल बनने के चांसेस है। उसकी स्टेबिलिटी, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी अगर देखनी है तो वही सीएफएस एनर्जी निकाल के देखनी पड़ेगी हमें। अगर सीएफएस एनर्जी रिलीज हो रही है नेगेटिव, तो इट मीन हमारा जो कॉम्प्लेक्स बनेगा वो इनर्ट बनेगा, और इनर्ट होगा तो वो स्टेबल है। और अगर हमारी सीएफएस एनर्जी पॉजिटिव आई तो वो हमारा लेबाइल बनेगा, तो मतलब वो अनस्टेबल है, रिएक्ट कर जाएगा जल्दी। अब यही, तो जितना ज्यादा पॉजिटिव आया, तो अगर सीएफएस एनर्जी पॉजिटिव आती है तो इट मीन हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स है वो हमारा लेबाइल है, एंड अनस्टेबल है, तो बस हमने यही निकाल के देखनी है इसकी सीएफएस एनर्जी। तो देखो इसमें क्या है, इसका कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट +3। फ्लोरीन क्या है, वीक फील्ड लिगेंड है। फ्लोरीन वीक फील्ड लिगेंड है, तो यहाँ पर जो हमारा कॉम्प्लेक्स बनेगा ओवरऑल वो क्या बनेगा, हाई स्पिन। इसमें वही फीलिंग करके देखो जैसे पिछले क्वेश्चन में देखी थी हमने। नीचे क्या आ गया, ऑक्टाइडल कॉम्प्लेक्स है T2G ऑर्बिटल, ऊपर आ गया EG ऑर्बिटल। ओके, और यहाँ पर कितने कोबाल्ट का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो होती है 4s2 3d7, और +3 में क्या बन जाएगी, D6। हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है तो 6 इलेक्ट्रॉन्स फिल करो इसमें, 3 इसमें चले जाएंगे, 4 5 और 1 इसमें चला जाएगा। ओके, तो अब इसमें देखो नीचे वाला जो है वहां पर होती है -0.4 कंट्रीब्यूशन, ऊपर होती है +0.6। तो -0.4 कितने हैं नीचे वाले इसमें, 4 T2G ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स, और ऊपर वाले में कितने, EG में 0.6 कंट्रीब्यूशन के साथ 2। तो कितना हो गया यहाँ पर, -0.4। तो हमारी CFS एनर्जी जो आई है इसमें वो आई है नेगेटिव। तो नेगेटिव आई है तो इट मीन हमारा जो कॉम्प्लेक्स है इनर्ट है एंड स्टेबल है, और एक्सेस फ्लोराइड आयंस के साथ रिएक्ट करवाया था तो ये आसानी से ही जो बना लेता है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। तो इसका डी है हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेयर प्रोसेस इज यूज्ड इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ। तो बेयर प्रोसेस क्या होती है, उसमें
एल्यूमिनियम ओर होती है जो, उसमें से एल्यूमिनियम निकाला जाता है, एक्सट्रैक्ट किया जाता है। तो एल्यूमिनियम ओर होती है एक बॉक्साइट। बॉक्साइट, उसमें से एल्यूमिनियम को की एक्सट्रैक्शन की जाती है एल्यूमिनियम O2 की फॉर्म में। तो बेयर प्रोसेस एल्यूमिनियम के एक्सट्रैक्शन के लिए यूज होती है। नेक्स्ट द केमिकल फॉर्मूला जो होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का, वो होता है कैल्शियम सल्फेट इंटू हाफ वाटर मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ पर हाफ को उसने क्या दे रखा था, 0.5। तो इसका करेक्ट आंसर है ए। नेक्स्ट, ओजोन इन द अपर एटमॉस्फेयर अब्सॉर्ब्स हार्मफुल। ये तो अब्सॉर्ब करती है ओजोन लेयर यूवी रेडिएशंस को, तो डी है इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, केमिकल फॉर्मूला फोस्जीन का। फोस्जीन का केमिकल फॉर्मूला होता है COCl2। तो इसका करेक्ट आंसर है बी। नेक्स्ट देखो, यूवी स्पेक्ट्रम है उसका एसिटिल्डिहाइड का। एसिटिल्डिहाइड होता है ये वाला। ओके, तो इसमें इसका अगर यूवी स्पेक्ट्रम आता है तो किसकी वजह से आता है, शो प्रोमिनेंट बैंड्स ड्यू टू। तो देखो इसमें हमारे पास कौन सा ग्रुप है, कार्बोनिल, और इसमें क्या है, पाई बॉन्ड भी प्रेजेंट है और ऑक्सीजन के पास नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स भी पड़े हुए हैं। तो इसमें दोनों तरह की ट्रांजिशन होगी, एक तो N2 पाई स्टार, एक होती है पाई टू पाई स्टार। तो इसमें बोथ होगी, दोनों ही पॉसिबल है, तो इसका सी है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें क्या पूछ रहा है कि मीथेनॉल का 1H NMR स्पेक्ट्रम है, उसमें हमारे पास दो डबलेट मिलते हैं, एक 3.5 पे, एक 3.9 पे। एनएमआर प्रोब की फ्रीक्वेंसी, जितने पे एनएमआर ऑपरेट करता है उसकी फ्रीक्वेंसी दे रखी है उसने 100 मेगाहर्ट्ज, और स्पिन स्पिन कपलिंग कांस्टेंट जे की वैल्यू निकालनी है इन हर्ट्ज। तो देखो बच्चे, इसमें क्या होता है, सिंपल है। अगर तो हमने निकालना है कपलिंग कांस्टेंट, तो क्या करो, जो भी डिफरेंस है केमिकल शिफ्ट्स का, डिफरेंस ऑफ केमिकल शिफ्ट, कपलिंग कांस्टेंट होता क्या है, एनएमआर में जो अगर जो भी पीक्स आती है उनके बीच का जो डिफरेंस है, ओके, बट उसको हर्ट्ज में लिया जाता है। तो कपलिंग कांस्टेंट निकालना, क्या क्या करना है, डिफरेंस ऑफ केमिकल शिफ्ट, दो पीक्स की केमिकल शिफ्ट का डिफरेंस इन ppm मल्टीप्लाई ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी। और ऑपरेटिंग अगर डिफरेंस देखोगे तो 3.9 से 3.5 सब्ट्रैक्ट कर दो, कितना आ गया, 0.4, और मल्टीप्लाई करो उसकी ऑपरेटिंग फ्रिक्वेंसी। ऑपरेटिंग फ्रिक्वेंसी दे रखी है 100 मेगाहर्ट्ज। तो अब देखो यूनिट उसने हर्ट्ज में ली है, यहाँ पर ही आके क्वेश्चन में गड़बड़ी हो जाती है। देखो बच्चे क्या करते हैं, ये पीपीएम में है हमारे पास, और पीपीएम पार्ट्स पर मिलियन कितना होता है, पीपीएम का मतलब 10⁻⁻⁶, और 100 मेगाहर्ट्ज, और 1 मेगाहर्ट्ज है वो किसके इक्वल होता है, 10⁻⁶ हर्ट्ज के। तो अगर इसको हर्ट्ज में कन्वर्ट करना है तो 100 को किसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, 6 के साथ, और पीपीएम को 10⁻⁻⁶ भी लिख सकते हैं, और ये वाला तो एक दूसरे के साथ क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास जो ओवरऑल आंसर आएगा इसका 40 हर्ट्ज। तो इसका करेक्ट आंसर था सी। ओके, सी था इसका करेक्ट आंसर। ओके, तो बस यही क्वेश्चन है। इसके बाकी के जो क्वेश्चन है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में डालूंगी। और अगर आपको कुछ समझ आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। अगर आपको कोई डाउट है, फीडबैक है, कुछ भी आपने बताना है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। इसके बिना जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है मास्टर कैडर के लिए, और कुछ इम्पोर्टेंट नोट्स हैं और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं, वो सारे के सारे मैं अपने व्हाट्सएप चैनल पे डालती हूँ। उसका लिंक मैंने दे रखा है नीचे, आप वहां से फॉलो कर सकते हो। ओके, थैंक यू।